नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 13 सितंबर के सेकंड शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी 2022-23 में 13 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में आए सभी मैथ्स के सवालों को सीखने वाले हैं। आपको मैं बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक सिखाऊंगा, सवालों को किस तरह से आप अटेम्प्ट लें ताकि किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है कि इतने नंबर्स दिए हुए हैं और इनका आपसे एवरेज पूछा है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने का नहीं है, आपको सिर्फ इसको जोड़ लेना है। इसको जब आप जोड़िएगा तो मिलेंगे 126 और ये संख्याएं कितनी है? 9 है। 9 से खाली भाग दीजिएगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो जोड़ के जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे तो एवरेज मिल जाएगा इस तरह से। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, एक अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है sec 33 cosec 57 माइनस cot 10 और फिर ये वाला वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक रहेगा कि अगर आप ध्यान दें तो ये cosec 57 को आप sec में जब कन्वर्ट करेंगे तो 33 हो जाएगा। देख रहे हैं 57 को अगर आप 90 से माइनस करेंगे 33 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसको जब आप हटाएंगे तो sec स्क्वायर 33 हो जाएगा। उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, इसको भी 33 कर दीजिए। तो tan में बदलिएगा तो अपने आप 33 हो जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ ध्यान दें तो cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर भी क्या होता है? 1। शर्त ये रहता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए। तो 47 और 43 जोड़ने पर कितना आएगा? 90। और 1 1 मिला के कितना हो जाएगा? तो बस इतना सा ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक्स आपको हल्का फुल्का आता रहेगा तो भी आप इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। इस सवाल में देखिए, ये रेशियो का नॉर्मल सवाल है। इसमें आपको बस इतना सा करना है बाबू, यहाँ से आपको x बाई वाई निकालना है। x बाई वाई आएगा कितना? देखिए यहाँ पे है 0.02 और नीचे में है 1.5। बस आपको इतना समझना है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद अगर बराबर कर दिया जाए तो पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 75, 2 से काटे हैं बस। तो x का वैल्यू आपको 1 रखना है और y का वैल्यू आपको रखना है 75। अगर आप यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? देखिए 75 में एक जोड़िए, y प्लस एक्स ऊपर तो 76 और नीचे में y माइनस एक्स, तो 75 में से एक जाएगा 74। नीचे वाला वैल्यू ऊपर भेज दीजिए 74। इसको खाली 2 से काट लीजिएगा ऊपर नीचे, आपको आ जाएगा, मिल जाएगा 37 इस सवाल को देखिए। इस सवाल में दिया है कि यदि किसी यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 25 की चाल से तय किया जाए। ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस है और ये जो लिख रहे हैं हम लोग ये स्पीड लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं आगे यात्रा का अगला एक तिहाई हिस्सा, फिर से एक तिहाई हिस्सा इस बार 40 के स्पीड से तय किया जाए। तो फिर लिख रहे हैं शेष यात्रा, तो एक तिहाई 2 तिहाई। अगर आप समझे तो एक तिहाई और एक तिहाई जोड़े कितना हो जाएगा? 2 तिहाई। और 2 तिहाई अगर आप ट्रेवल कर गए तो बचा कितना? 1 तिहाई। शेष निकाल लीजिए बस। तो बचा हुआ हिस्सा जो है 1 तिहाई, ये कैसे जाना है? 50 की चाल से। और आपसे ओवरऑल पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड पूछा गया है। अगर आप एवरेज स्पीड की बात समझे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले तो डिस्टेंस का आप रेशियो निकाल लीजिए, फ्रैक्शन में मत रखिएगा, काट लीजिए इसको, रेशियो काट लीजिए 1:1:1। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हुआ? देख रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट। अगर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहली बार जब आप 1 यूनिट गए थे तो 25 के चाल से गए थे, टाइम कितना लगेगा? टाइम निकाल रहे हैं, टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। इस तरह अगले में भी निकालिए 1/40, अगले में भी निकालिए 1/50। आप जब इसको जोड़ेंगे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 208, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, तो 5 4 9 8 17/200, तो 17 और 200 ऊपर जाएगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 600। बस इतना ही, आप इसको भाग दीजिएगा 17 तिया 51, 90 17 पचे 85 यानी 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से औसत चाल का ये सवाल आप बना सकते हैं और लगभग हर एग्जाम में आजकल ये सब एवरेज का ये सवाल, एवरेज स्पीड का ये सब सवाल आने लग गया है। तो इसे सीख लीजिएगा तो आने वाले कल में जो एग्जाम आप फेस करेंगे उसमें आपसे ये सवाल बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, सीखते हैं कुछ अच्छा सवाल। इसमें दिया है मूलधन पर 8% के रेट से 2 साल का अगर ब्याज 192 है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो साधारण ब्याज दिया है 192, एक्चुअल में साधारण ब्याज होता क्या है? R इंटू टी%, तो 8 दूनी 16%, ये 16% का वैल्यू है और हमको मूलधन चाहिए यानी 100%। आप इसको हल्का सा काटिएगा, देखिए 16 एकम 16, 3 32, 16 दूनी 32, यानी आराम से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1200। अगले सवाल में देखिए, इस सवाल में देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें आपसे दिया है कि पैरेलल लाइन है और ये एंगल पूछा है, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है। इस तरीके के सवाल में बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। 180 बनाते हैं पैरेलल लाइन से एक तरफ वाला, और ये 120 होगा तो ये अपने आप कितना होगा? 120। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सवाल बन जाएगा। इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि 20 किलोमीटर अगर 24 मिनट में तय करती है तो स्पीड कितना? 20 किलोमीटर 24 मिनट में तय करती है। 100 मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड किए, नीचे से वो ऊपर चला गया बस। बाकी 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से काटेंगे तो 10 पचे 50, यानी मामला 50 के स्पीड का है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर हम 50 की जगह 55 का स्पीड कर दें तो यही दूरी जाने में, यानी जाना आपको 20 ही किलोमीटर है, लेकिन अब स्पीड कितना हो जाएगा? 50 अभी आया है और ये 5 मिला के कितना हो जाएगा? 50 + 5 55।
तो बस इसे आप 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो कितना मिनट लगेगा। तो मिनट के लिए आपको देखिए आवर में आएगा, ये आवर में आएगा क्योंकि किलोमीटर जाना है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो मिनट में करने के लिए तो सिर्फ 60 से भाग दे दीजिए, हल्का सा काट लीजिएगा, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। इस सवाल को देखिए, इसमें लिखा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी, सवाल है ये देखिए इसमें लिखा है दो संख्याओं का योगफल 9 है। यह है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है, 9 है। उनके वर्गों का जो योगफल है, वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, 41 है। तो आपसे पूछा गया संख्याएं ज्ञात करिए। जब दोनों ही संख्या पूछ दिया है तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप ऑप्शन से देख लीजिए, तब में 9 हो रहा है यानी इस ऑप्शन से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, सेकंड वाले ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेशन हो जाएगा, यही वाला आंसर होगा। क्योंकि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 41 आएगा, बाकी किसी को जोड़िएगा तो 41 नहीं आएगा। तो अगर दोनों ही नंबर पूछा जाएगा तो आपको अलग से कुछ सॉल्व करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन के इस्तेमाल से इस सवाल को आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में दिया है कि जैसे प्रिंटिंग ऐसा था कि इसमें दिख नहीं रहा था, जहां जहां जरूरत है मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, बाकी सवाल आप सीखने का प्रयास कीजिए कि इसमें सीखने को क्या मिलेगा। देखिएगा लिखा है वर्ष 2013 और 18 में दोनों राज्यों को कुल जनसंख्या का अंतर पूछा गया है। तो अगर 13 की बात करें तो यहाँ कितना जनसंख्या है, दोनों मिला देंगे तो 8 और 4 3 7 78, और यहाँ 18 में दोनों की संख्या कितनी है, जोड़िए दोनों को, 2 2 4 और 7 5 12, 124। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, आराम से कितना मिल जाएगा आपको, 46 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे सवाल आप बना सकते हैं। सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 8:3 है। अगर आप समझे तो यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 8:3 है, और आपसे पूछा है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। समझिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई योगफल और अंतर का अनुपात कितना है, 8:3। इस बात से आपको निकालना क्या है कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, है ना, बड़ी और छोटी संख्या यहाँ पे लिखा ना, देखिए बाबू, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या होगा। तो कैसे निकलेगा x बाई वाई, आप डायरेक्टली यहाँ पे CND यूज कर लीजिए, आपने अगर रेशियो में पढ़ा होगा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 और 3 जोड़िए, ऊपर रख लीजिए, और 8 में से 3 घटाइए, नीचे रख लीजिए, डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं 11/5। इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, 12 के पावर 3, 6 के पावर 2, 8, 4 के पावर 5। इस सवाल में अगर आप 12 के पावर 3 और 4 के पावर 5 कर रहे हैं तो ये गलती है। बस आप चीजों को ऐसा तोड़िए कि बस कट कुटा जाए, बस काटने के चक्कर में रहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 12 देख रहे हैं, नीचे 4 और 3 है, तो उसको 4 3 में तोड़ दीजिए। 12 को 4 और 3 में तोड़ के रखिए, भाई यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 6 है लेकिन 4 3 में लाना है, तो 6 का मतलब क्या है, 2 और 3, ऐसे यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। 8 को लिखिए 2 का स्क्वायर ताकि 4 हो जाए, और 1 2 साइड में रखिए। ध्यान दीजिएगा, तो आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, सब कट कुटा जाएगा जो कटने लायक होगा। तो जो कटने लायक है उसको काटिए। अब देखिए 4 5 गो है यहाँ, तो 3 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है। अगर आप ध्यान दें, 2 गो नहीं है, सॉरी, 4 यहाँ पे, 3 गो है, तो 3 गो तो खत्म हो गया। यहाँ पे 1 ठो है, 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 ठो यहाँ हो गया 4 गो, और 1 ठो यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर 5 गो खत्म हो गया। अगर 3 के पावर 5 देखें तो 3 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, खत्म हो गया। 3 के पावर 5 है तो बचा क्या, केवल 2। तो इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। बाकी किसी प्रोसेस से बनाएगा तो थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, जिससे बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो तोड़ के बनाइए। यहाँ देखिए लिखा है आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 है। अगर आप ध्यान दें तो भुजाएं अगर 8 और 10 में है तो 8x और 10x। परिमाप का मतलब क्या है, 2 इंटू L प्लस बी, 10 8 18x बराबर कितना है, 90। अगर आप ध्यान दें तो 18 5 90 कट जाएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा, 5/2। अब आपसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बच्चा भी जानता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बस ध्यान से x का मान पुट कीजिएगा। तो मान लीजिए आप लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं तो 10 8 80 x स्क्वायर, क्योंकि दोनों में x है, x स्क्वायर तो 5 में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बटे बस 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 कितना हो जाएगा, 500। इस तरीके से देखिए इस सवाल में इसमें लिखा है 24 पेंसिलों का जो सीपी है, 24 वस्तुओं का जो सीपी है वो दिया है 16 पेंसिलों के एसपी के बराबर। बात खत्म, यहाँ काटने लायक है, काटिए इसको, 8 3 24, 8 दूनी 16, और यहाँ साफ साफ रेशियो निकाल लीजिए। सीपी का वैल्यू आ जाएगा 2, एसपी का वैल्यू 3। आप ही देख लीजिए प्रॉफिट कितने का है, 1 बटा में क्रैमल गुना 100 कितना परसेंट हो गया, 50%। तो इस तरीके से बहुत आसानी से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल में देखिए इसमें दिया है कि एक पिता की आयु, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार इसको ट्राई करिए। इस सवाल में दिया है कि एक पिता की जो आयु है वो 2 बच्चों की आयु के योग का 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, तो पिताजी के बारे में जो कहा जा रहा है कि पिताजी जो है वो 2 बच्चे हैं, 2 अलग अलग बच्चे हैं, बना लीजिए 2 बच्चों के आयु का एक एंटिटी बनाया गया, उसके 3 गुने हैं। तो 2 बच्चे के आयु का अगर वैल्यू हम x मानते हैं तो पिताजी कितने के होंगे, 3x के। इस तरीके से अब कह रहे हैं 6 साल बाद, गलती यही होगा, क्योंकि अगर गलती यहाँ हो जाए 6 साल बाद तो 6 साल बाद पिता में कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटे में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। आपको जोड़ना कितना पड़ेगा, 12, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 6 साल बाद दोनों में 6 बढ़ जाएगा तो 12 जुड़ेगा, और पिता की जो आयु है लिखा है उसकी आयु जो है दोनों बच्चों की आयु के योग का कितना गुना है, 2 गुना। बस इस बात का ध्यान रखिए, सवाल एकदम आराम से बनेगा। 3x 2x यानी x, 12 दूनी 24 में से 6 जाएगा 18।
x का मान 18, आपसे पूछा है पिता की आयु 18 तिया, आपसे पूछा गया है पिता की आयु, तो ये 18 का जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, 18 तिया कितना हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में देखिए, इसमें दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 27 20 है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल क्या होगा। आप इस बात को समझिए यहाँ पे कि 5 संख्याओं का अगर योगफल दिया है, क्रमागत है, तो आप इसको फिर 5 से भाग दे दीजिएगा, तो पांचों संख्या में से बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। 5 से भाग देने पर 5 पचे 25, 2 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 544, सिर्फ 5 से भाग दिए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मामला इवन नंबर का है तो 544 के बाद 546, 548, इस तरह से आपसे हालांकि तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल पूछा गया है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल पूछा गया है, तो केवल जोड़ लीजिए, आराम से आप इसका आंसर मार सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में दिया है कि 5 अभाज्य संख्या का योगफल बताइए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर शुरू होता है 2, 3, 5, 7 और सिर्फ 11, 5 को का चाहिए, बस जोड़ लीजिए, आंसर मार दीजिए। बहुत इजी सवाल है, बस आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अब देखिए ये सवाल, संख्याओं का मौसा इतना, लसा इतना, एक संख्या इतना, दूसरी कितने, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आप समझे इस बात को कि लसा गुना मौसा अगर दिया हुआ है तो यहाँ बस गुना लगा लीजिए और इसको इस संख्या से भाग दे दीजिए, 4320। ये नंबर देखने में भले कैलकुलेटिव दिख रहा है पर है बहुत आसान। आपको हम दिखाते हैं कि इतना कैलकुलेटिव दिखने वाला सवाल अगर आप ध्यान दे तो 108 का क्या ये 4 गुना नहीं हो रहा है, 108 का क्या ये 432 4 गुना नहीं हो रहा है, सोचिए सिर्फ 4 गुना है। और 4 से जब आप इसको भाग लगाने जाइएगा तो सबसे पहले लगेगा 4 7 28, क्या ऑप्शन में केवल 7 एक ही ऑप्शन में है, हाँ, तो क्यों करें हम पूरा डिवाइड। सोच के देखिए कि ऑप्शन हमें क्यों प्रोवाइड किया गया है, टाइम सेव करने के लिए, तो जहां तक हो पाए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा बाबू इस सवाल को, इसमें दिया है 5 इतना पावर पावर, तो इन चीजों में करना क्या है देखिए बता रहे हैं, जैसे 5 के पावर 5 इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और 5 के पावर अगर 3 लिखेंगे और 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो 5 के पावर एक्चुअल में जाएगा -2। समझिएगा कि 5 के पावर 5 गुना, अब 5 के पावर -2 का मतलब है 1/5 के पावर 2 गुना, यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर लिखेंगे 2 2 कट जाएगा तो 5 के पावर -1, 5 के पावर -1 का मतलब है 5 1/5 के पावर 1, इस तरह। और 2 5 को 5 है और 3 को 3 को माइनस कर लीजिए इसमें से, तो 5 का स्क्वायर बचेगा, बस इस तरह समझिए। 5 5 गो है, 5 गुने 5 गुने 5 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 3 बार हो गया, तो 5 बार में से अगर 3 बार काट देंगे तो कितनी बार बचेगा, केवल 2 बार। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि अगर पावर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घटता है, तो यहाँ गुना में पावर जुटेगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, तो दिया है कि एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, और 1/5 लाभ हुआ है, यानी 5 यूनिट अगर विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। नॉर्मली आप ये जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5, और लाभ में ऊपर वाला तो लाभ होता है, नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, लेकिन नॉर्मली सीपी होता है। यहाँ पे फोर्सफुली बोल रहे हैं कि नहीं, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तो ये एसपी है, सीपी नहीं है, ये एसपी है फिर, यानी 5 रुपए में बेचा गया है, यानी मामला ये है कि 5 रुपए में बेचा गया है और 1 रुपए का लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया फिर 4 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का लाभ हुआ है तो रिवर्स आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा एक। ठीक है, सीपीएसपी का रेशियो मिल गया। अब कहा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा कि अलमारी के क्रय मूल्य में हम 10% वृद्धि करेंगे। आप देखिए इसमें 10% हमको वृद्धि करना है, और विक्रय मूल्य में हम 4% वृद्धि करेंगे। विक्रय मूल्य में हम देखिए लिखा है ना, उसे एस से 4% ज्यादा में बेचते, विक्रय मूल्य में हम 4% वृद्धि करेंगे तो ओवरऑल फिर पूछना है कि भाई उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, अब कितना परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि 10% 4% है, तो आप यहाँ 100 लगा लीजिए और आराम से परसेंटेज निकल जाएगा। अब आप देखिए 400 का 10% कितना होगा, 40, यानी 440 में खरीद आएगा। बाबू 500 का 4% कितना होगा, तो 2 जीरो कट जाएगा, 500 20 रुपया, 20 रुपये बढ़ा लीजिए, 520 में बेच दीजिए, बस हो गया। लाभ हानि चेक कर लीजिए, यहाँ भी लाभ हानि आप चेक करने समय कुछ कट कर लीजिए, अगर छोटा हो सकता है तो आप इसे काट लीजिए, 4 से भी कट सकता है तो 11, 4 से 13, तो 11 से 13 हो, यानी कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, तो ऊपर बटे में 11 गुना कितने से, तो लाभ का परसेंटेज निकल गया। हालांकि 1/11 आपको याद होगा 9.09, तो 2 गुना है तो 18.18%। इस तरह से आप जल्दी बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। इस सवाल में देखिए, इसमें दिया है एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, तो वह उतनी ही काल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे।
तो कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि 2 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में और 5 घंटे का पूछा है, तो इस तरह से बस हल्का सा गुना करके आप आंसर टिक कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और गुना 3 √3 का स्क्वायर 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 12 2 147 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 चौक 16 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3 16 कम 16 3 19। आप देख सकते हैं ये वैल्यू निगेटिव चला गया, कि जब हम 147 से 192 माइनस करेंगे बाबू, ये निगेटिव वैल्यू चला जाएगा, और निगेटिव वैल्यू अगर चला गया तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम हो गया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 34 का क्यूब पूछा गया, याद है तो आप डायरेक्टली मार लीजिए, और नहीं याद है तो 34 का स्क्वायर तो कम से कम याद होगा ही। 34 का स्क्वायर हमको याद है, और फिर इसको 34 से गुना करके काम चला लीजिए। आपको जिस तरीके से जितना याद है उससे काम चलाइए, धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव करते रहिए। बेस्ट टेक्निक है कि हर दिन खुद को इंप्रूव करिए, बस थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कीजिएगा ना, सिलेक्शन आराम से होता है। बट यही है कि रेगुलर काम करना पड़ेगा, है ना, रेगुलरली आप मेहनत करिए, काम तो आराम से होगा, सिलेक्शन का कोई टेंशन मत लीजिए, जॉब होगा। बस आप रोज से काम कीजिए, हर पूरा सिलेबस कवर कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जॉब क्यों नहीं होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, प्रत्येक की लंबाई 5, यानी इसकी लंबाई भी 5, की लंबाई भी 5, इसका आधार की लंबाई 8, यहां से यहां तक 8। अब कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो लंबा जाएगा। सबसे बेस्ट होता है कि एरिया बराबर होता है हाफ बेस, और इसका हाइट आप निकालिए खुद से, आप यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, जैसे ही डालिएगा तो 8 कितना हो जाएगा 4, 5 4 और ये कितना हो जाएगा 3। ट्रिपलेट अगर याद है तो डायरेक्टली कर लीजिए, तो हाइट कितना 3, बाकी 4 3 कितना हो जाएगा बाबू 12। बहुत ईजी होता है, इस टेक्निक से बनाइएगा, आसानी से बनेगा। यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल पैरेलल लाइन, अपने 10th में भी ऐसे सवाल देखे होंगे। इसमें दिया है कि ए का मान जो है, देख रहे हैं एडी का मान 7 है, ये 7 है। फिर दिया है ए का मान 3.5 है, ये 3.5 है। फिर दिया है डीबी का मान 6 है, डीबी 6 है। आपसे पूछा है एसी का मान, यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। बहुत आसानी से आप लिख के बनाइए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, और पूरा कितना है 7 6 13, ये कितना है 3.5। इस तरह भी पूरा पूछा गया है, नहीं पता एक्स, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे 10 रख लीजिए, 7 5 35, 5 दूनी 10, और 2 से 13 को भाग दे दीजिए। 2 से 13 को भाग दीजिएगा तो 13 का आधा कितना होगा 6.5। ये मात्र रेशियो लगाकर बन जाता है, आप इसे ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, बीपीटी और भी नामों से पढ़ते हैं, बट रेशनल क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नहीं बोलते, पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट में आप ये सारा चीज पढ़ते हैं। तो वहां से रिवाइज कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बना होगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, बन जाएगा। इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक व्यक्ति उसके बेटे की आयु का योगफल 68 है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति और उसके बेटे की आयु का जो योगफल है वो कितना है 68 है। 5 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ समझिए कि व्यक्ति की जो आयु है वो बेटे की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो ये एक्स होगा तो ये 5x, एक्स होगा तो ये 5x। और अगर हम 5 साल बाद बात करें, अभी अगर 68 है तो 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा, लेकिन 2 लोग हैं, बेटा जी भी हैं और पापा जी भी हैं, 10 जुड़ जाएगा। तो 68 की जगह कितना हो जाएगा 78, और 5x 6x, यानी x बराबर 13। आपसे पूछा है बेटे की आयु, देख रहे हैं लिखा है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो बेटे की आयु निकालने के लिए 13 एकम 13, यानी x का मान जो है वही बेटे का आयु उम्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 साल बाद। तो 5 साल बाद अगर बेटा 13 साल का होगा तो अभी बेटा कितने का है, 5 साल घटा लीजिए, आप इसका आंसर कितना मार सकते हैं 8 साल। ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।